यहाँ पर हुआ क्या था कि अकबर ने चारों ओर से घेराव डाल दिया है और जैमल फत्ता को जिम्मेदारी सौंप दी है। लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं। जब लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैमल को लग रहा है ना एक बार ये आक्रमण कर देगा और ये निश्चित है कि दीवार टूटेगी। आपने जब भी कला संस्कृति पढ़ते तो एक नाम सुनते, मोहर मगरी। एक नाम सुनाई देता, मोहर मगरी में लिखाऊंगा नहीं, दुर्ग में लिखाया जाएगा, जनरली बता रहा हूं मैं। तो मोहर मगरी क्या थी? जब भी हम विरोधी किले पर आक्रमण करते हैं तो इनके क्या है कि तोपें और जो अर्रादा एक यंत्र हुआ करता था, ढेकुली और अर्रादा। ढेकुली और अर्रादा यंत्र क्या किया करते थे कि बाहुबली मूवी में दिखाया ना, बड़े बड़े पत्थर फेंकते बाटे सामने वाले पर। तो इनके लिए थोड़ा सा समतल और ऊंचा स्थान चाहिए। बहुत भारी भरकम यंत्र होता है जो बड़े पत्थर सामने वाले दुर्ग की दीवार पर फेंकता है, जिससे दीवार टूट जाती है। क्योंकि ये तोप के गोले चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ में लग रहे थे और दीवार नहीं टूट पा रही थी। 6 महीने हो गए लगभग। तो इसने कहा कि हम कंक्रीट यानी कंकड़ और मिट्टी से एक बड़ा टीला बनाएंगे, चबूतरा बनाएंगे। लेकिन भाई साहब जैसे मिट्टी लेने के लिए बाहर निकलते, उनके तीरंदाज उतने में सुलटा देते। सेना में इतना भय था, मुगल सेना में बाहर ही नहीं निकल रहा था कि भाई साहब तीरंदाज तैयार बैठे। तो अकबर ने एक ऑफर निकाला कि जो भी एक बाल्टी, एक तसला, तगारी, जो भी मिट्टी भर के लाएगा मैं उसको एक सोने की मोहर दूंगा। तो लालच के चक्कर में कुछ लोग रिस्क लिए। तो एक बाल्टी मिट्टी के बदले एक सोने की मोहर, भयंकर रिस्क ले रहे थे। इसीलिए इस टीले का नाम पड़ा था मोहर मगरी। क्या नाम पड़ा था? मोहर मगरी। अब आक्रमण की स्थिति तो बन गई है। जैमल के मन में एक विचार आया है, क्या अपने भतीजे ने एक वादा किया था, चाचा दुनिया का कोई भी काम छोड़कर आ जाऊंगा। बताया था ना मैंने उधर। चाचा कह दिया था भतीजे से, तेरे को जीवन में मेरी कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, खाना खा रहा हूँ तो खाना छोड़कर आ जाऊंगा, कुछ और कर रहा हूँ तो वो भी छोड़ूंगा। अब भतीजा भी बातें कर दिया है कि चाचा अगर मेरा ब्याह हो रहा होगा ना, विद्या कसम ब्याह छोड़कर आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे बातें कर दिया। अब कहते हैं कि एक दूत को बड़ा सा लेटर लिखकर जैमल ने किधर भेज दिया है? रनेला। जा याद दिलाना चाचा को, तेरे प्रॉमिस को पूरा करवाने की सख्त आवश्यकता है। भाई साहब दूत चल दिया, रनेला पहुंचा दूत। अब दूत रनेला पहुंचा, लेकिन दूत को मिला ही नहीं। कौन? कल्ला। कल्ला को ढूंढते ढूंढते उसको पता लगा कि कल्ला का तो ब्याह है। और कल्ला बारात लेकर कहां गया है? बूंदी। अगले ने तुरंत बूंदी डिपो पकड़ ली, रोडवेज, सीधा बूंदी। अब ब्याह शादियों में आप जानते हैं कि मैं मानता हूं कि जिसका ब्याह हो दूल्हा और दुल्हन का, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं होते। उनका ड्रेस बता देता है कि भाई साहब दूल्हा दुल्हन है। तो आज कल्ला जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बारात में जाने का तो कल्ला कौन सा है। वहां भयंकर डांस चल रहा है मित्रों का, नेवला डांस, बिच्छू डांस। मैंने पहले भी कहा था नागिन डांस बंद करवा दिया मैंने। जहां नेवला नाचता है वहां नागिन नहीं आती है, इसीलिए मैंने पहले नाम लिया नेवला डांस, ताकि तू नागिन कहे तो नागिन को तोड़ा देगा। ये नेवला तैयार है अपने पास। नेवला डांस, बिच्छू डांस, नए डांस लॉन्च हुए। वो नहीं, अपने एक हास्य कवि हैं, और मैं जब भी कभी कहीं ना कहीं कोई बात जब भी मुझे याद आती है, संपत सरल और नेशनल कवि, सबने सुना भी होगा, मेरे को उनको सुनना बड़ा पसंद है। पता वो क्या कहते हैं? जब भी मेरे को बारात की बात याद आती है तो मेरे को उनकी एक बात अक्सर याद आती है। वो कहते हैं कि बारात में ना दूल्हे के मित्र इतने सजकर जाते हैं, उनको एक भयंकर गलतफहमी होती है कि लोग उन्हें देखने वाले हैं। और ये सत्य बात है, उनको कोई नहीं देख रहा होता है, वो तो मूड बना के बेसे खुद ही सोच रहे होते हैं जो भी सोच रहे होते हैं। और आप बारात में मित्रों की स्थिति देखा करो, या तो बारात की स्टार्टिंग में मित्र दिखेंगे भयंकर, भाई साहब स्थिति में बीच में गायब हो जाते हैं मित्र। वो क्या, वो डीजल कम पड़ जाता है, वो छोरी वाले के घर पे पहुंच रहा होता है तो जोश में भी आना होता है, तो बीच में डीजल रिफिल कर रहे होते हैं। और जैसे छोरी वाले का घर आता है फिर भयंकर डांस होता है, खतरनाक प्रकार के नए नए यंत्र, नए नए अस्त्र शस्त्र डांस के चलाए जाते हैं। और वो संपत सरल कहता है कि हर बारात में नाच रहे बारातियों को एक गलत फहमी होती है कि 2 घंटे और होते तो कुछ हो जाता। गजब का मामला। यार ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि वो दूध पहुंचा, वहां माला वाला डल रही थी, स्टेज प्रोग्राम था। इधर कल्ला जी ने माला डाल दी है, उधर इधर इन्होंने भी माला डाली है। वैसे पहुंच गया माला डलते कौन दूध। एक्सक्यूज मी कल्ला। बोला हाँ आज कोने में, अर्जेंट बात है, लेटर पढ़वाया। जैसे लेटर पढ़वाया अगला टेंशन में आ गया। बोला यार ये चाचा मजाक कर गया यार। तो मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया था, ये यार वास्तव में सीरियस ले गया है। बहुत टेंशन में है कल्ला जी कहीं ना कहीं कि यार हुआ क्या। लेकिन वादा किया है कल्ला जी ने, कल्ला जी वादा पूरा निभाएंगे। टेंशन तो देखो सबको होती है ब्याह के टाइम पर। कल्ला जी भी सोच रहे 2 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए तो, लेकिन वादा किया है, जाना तो पड़ेगा। कहते हैं कि भाई साहब बोले कि थोड़ा रुक जा, पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर कृष्णा कंवर से ब्याह हो रहा है बूंदी की राजकुमारी से। कहते हैं कि इतना तो तय है कि पहले बारात 5-5, 6-6 दिन रुका करती थी। भाई साहब 5-6 दिन सरकारी स्कूल में पटक देते थे इनको। भाई साहब बारात को 6 दिन झेलना है ना, बहुत बड़ी बात है। और फाइनल एग्जाम चल रहा था आज बारात वाला, आज तो ब्याह होने वाला है और आज बीच में से चला गया तो बारात बहुत पिटने वाली है निश्चित है। बिना ब्याह करे ऐसे चले जाए तो भाई साहब लट्ठ बाज जाए। उनको पता था कि भाई साहब स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने कृष्णा कंवर को समझाना शुरू किया, देख तूने मेरे को माला पहना दी, मैंने तेरे को, अपना ब्याह हो गया। वो उधर कटार दिया है था सवाई जय सिंह, सॉरी वो अपने बाजीराव मस्तानी को, तो कटार से ब्याह मान लिया, अपन ने तो माला पहना दी। देख अपन 7 फेरे ना अगली एनिवर्सरी पर लेंगे, सेट कर रहा है मामला। और देख अपना वादा है, अपने को जाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी तरीके से समझाया और कृष्णा कंवर मान गई है। लेकिन जैसे कृष्णा कंवर को यह बात पता लगी कि किले का घेरा किसने डाल रखा है, अकबर ने, और कितने महीने से, एक बार टेंशन हुई, भाई साहब बिना लड़े नहीं जाएगा वो। अचानक वो बोली 1 मिनट रुक, ये बता वापस आ जाएगा? ब्याह बीच में छोड़कर जा रहा है, वापस आ जाएगा? कल्ला जी सोचे और कल्ला जी ने कहा जा, वादा रहा, कल्ला वापस आएगा। अब कल्ला ने वादा कर दिया तो कृष्णा कंवर को कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये आदमी एक प्रॉमिस के लिए ब्याह छोड़कर जा सकता है तो दूसरे प्रॉमिस के लिए वापस भी आ सकता है। अब जा कोई दिक्कत नहीं है, रनेला चली जाएंगी कौन? कृष्णा कंवर। वहां शेरवानी में पहुंच गया है कौन? कल्ला। भाई साहब टेंशन तो है ही अगले को यार, सीधे शेरवानी में। चाचा ने देखा कल्ला तू शेरवानी, यार चाचा इतना सीरियस थोड़ी लेते हैं किसी प्रॉमिस को, ब्याह होता यार 2 दिन देख लेते तो यार दिल के अरमा आंसुओं में। अब यहाँ पर एक मामला ऐसे बना के जैसे पहुंचे अपनी पूरी टीम लेकर, पूरी सेना लेकर गए हैं, इतने में वापस विस्फोट हुआ दीवार में। जब दीवार में विस्फोट हुआ है और जब दीवार में विस्फोट हुआ तो दीवार टूटी है, आक्रमण करने के लिए वो लोग भागे हैं। जब आक्रमण करने के लिए भागे तो अब कोई विकल्प नहीं है लड़ने के अलावा। जयमल फत्ता प्रयास तो कर रहे हैं कि दीवार बन जाए जितनी जल्दी हो सके। जयमल खड़ा है आगे, संग्राम नामक बंदूक से अकबर ने निशाना लगाया और वो गोली जाकर पैर में लग गई है। किसके में? जयमल के में। जयमल के पैर में लगी है। अब यार अकबर अभिनव बिंद्रा तो था नहीं कि ओलंपिक में कहीं ना कहीं मेडल लाया और निशाना सेट लगेगा, तो कल क्या था, लेकिन ये गोली जयमल के लग गई है। तीनों आमने सामने खड़े हुए कि युद्ध की स्थिति बन गई, युद्ध से अब नहीं थोड़ी देर में टाला जा सकता। हिसाब लगा रहे हैं। फत्ता सिसोदिया बोला कि कम से कम 5100 तो मेरे खाते में लिख लो, इतने तो सल्टाऊंगा आज मुगलों को। जयमल बोला तो 5500 अपने भी लिख ले। कल्ला की तरफ देखने लगे। कल्ला बोला तुम दोनों के बराबर, अकेला मारूंगा, दिल टूटा है, वापस भी पहुंचना है, इतने तो लिख लो काउंट में, आज सल्टा दूंगा विद्या कसम। अच्छा एक आदमी ने आज एक बड़ी प्रतिज्ञा ले रखी है, किसने? ईश्वरदास चौहान ने कसम खाई है कि अपन सामान्य लोगों से नहीं लड़ेंगे आज, डायरेक्ट किससे लड़ेंगे? अकबर से। मतलब दूसरे किसी से लड़ना ही नहीं है आज, या तो अकबर रहेगा या कौन रहेगा? ईश्वरदास चौहान। वो भाई साहब चित्तौड़ किले के गेट पर 50 फीट ऊपर बैठा है कि तू आ जाए एक बार, और हाथ में चाकू लेकर बैठा है भाई साहब। बोला छोटा चाकू लेंगे, तलवार के बाढ़ से बच सकता है कौन? अकबर। लेकिन भाई साहब चाकू हाथ में लेकर बैठा है, अगर मैं उस तक पहुंच गया फेफड़े गुर्दा सब बाहर निकाल दूंगा एक ही आक्रमण में। तैयार बैठा है। इन्होंने क्या किया, गेट खोल दिया। दीवार की तरफ से आए तो सामने लगभग 17,000 सैनिक हैं। चित्तौड़ में 30,000 लोग हैं, 12,500 सैनिक हैं, 17,500 महिला बच्चे और बुढ़े जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे। 70,000 के सामने केवल 12,500 है। उन्होंने कहा कि दीवार की तरफ से आए तो नुकसान होगा, इससे अच्छा गेट खोल दो। गेट पूरा नहीं खोलना है, गेट इतना खोल दो। अगर इतना खुला रहेगा तो तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधे अंदर आएंगे। 70,000 एक साथ अंदर आए तो 12,500 के, इसे पार तो पड़नी नहीं है। इससे 2-2, 4-4 से आएंगे, अगले तलवार लेकर तैयार खड़े, आजा आजा। भाई साहब मतलब इन्होंने परखच्चे उड़ाना शुरू कर दिया कि मुगल सेना के, स्तुति बिगाड़ दी मुगल सेना की। इतने आ पाते थे अंदर 12,500 है भाई साहब, 25,000 तलवार हाथ में उनके में, इतने टुकड़ों में बांट देते इतनी देर में। जयमल थोड़ा सा दुखी दिख रहा है कल्ला को, जयमल के पैर में गोली लगी हुई है, जयमल बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। यार कहीं ना कहीं कल्ला को लगाया, चाचा ने बहुत कंधों पर बैठा कर घुमाया है। चाचा तू इधर कंधों पर बैठा, तेरा सारा चुका दूंगा, तू टेंशन ही मत कर, एक तो ब्याह छोड़ कर आया हूं, दूसरा तू आज बैठ जा। 2 हाथों में, कहते हैं कि कल्ला जी ने जयमल को कंधों पर बैठा लिया है। जयमल के एक हाथ में 7.5 फीट लंबा भाला है, एक हाथ में तलवार है, 2 हाथों में तलवार कल्ला जी के में। इस भागभंगिमा को देखकर इनको 4 हाथों वाला युद्ध चल रहा, भयंकर है भाई साहब। जो भी कल्ला जी से नीचे से लड़ता है जयमल उसको ऊपर से सल्टा देता है। भाई लड़ने वाला तो सदमे में ही है, किससे लड़ू? और जयमल में मजे, 7.5 फीट लंबा भाला हाथ में, कोई इधर देखता है उधर, कोई दूर होकर जाता है। अगला तो फ्री चल रहा है मामला, तगड़े मजे ले रहा है। और वो मतलब ऐसे बुलाते आजा आजा, कोई आ ही नहीं रहा, वो ऐसे बुलाती है मगर
भाई साहब इन लोगों ने, कमाल कर रखा है यार। इतना बेहतरीन युद्ध हो रहा है, लाशों के ढेर लगा दिए हैं। थोड़ी देर बाद मधुकर हाथी पर बैठकर अकबर सवार होकर आ रहा है चित्तौड़ में। वहां लग रहा है 12,500 ने भाई साहब लाशों के ढेर लगा रखे। जैसे अकबर आ रहा है, अकबर ने मुगलों ने ध्यान नहीं दिया कि छत पर कौन बैठा है। हाजी ईश्वरदास चौहान कसम खाया है दूसरे से युद्ध, सीधे शिकार किसका करेंगे मुगल वत्स। थोड़ा सा मजा भी आएगा, कसम खाया है मतलब ठीक। बस या तो आज मैं घर वालों को फोन करके कह दिया था कि या तो आज अकबर रहेगा, शाम को खबर देख लेना टीवी में, या तो मैं गया या अकबर गया। भाई साहब मधुकर हाथी पर बैठ कर आया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाथी पर दो लोग बैठते हैं, एक तो मावत होता है जो हाथी को चलाता है, और एक सवार होता है जो राजा है। इन्होंने क्या किया भाई साहब, तैयार हो गए, जैसे यार तैयार है ऊपर से कूदने के लिए। ये जैसे जंप किया है हाथी के ऊपर, जंप एकदम राइट नहीं लग पाया। वो कहते हैं कि अकबर तक ना पहुंचकर महावत को चिढ़ते हुए मधुकर की पूरी सूंड को फाड़ते हुए ले गया। अकबर इतना भयभीत हो गया, कोई राजपूत इधर से एंट्री मार रहा है, कोई इधर से झापड़ मार रहा है, कोई इधर से। वो टेंशन में 70,000 12.5 और ज्वारा हुए झापड़ एक साथ इस पर टूट पड़े, किस पर, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। अकबर को वापस Z+ सिक्योरिटी में लिया गया और छत पर पहुंचाया गया। तू युद्ध मत करियो, इन तीनों में से किसी के सामने आ गया तो तेरा अंतिम युद्ध है ये। बहुत फोरम में चल रहे हैं। छत पर चला गया और संग्राम नामक बंदूक को लेकर वो देख रहा है जयमल फत्ता और कल्ला को लड़ते हुए। अरे जयमल बहुत मजे ले रहा है, इतने लोगों को मार रहा है, आसपास भाई साहब 7.5-8 फीट तक तो जा ही नहीं रहा है, कभी कहीं टेढ़ा पड़ जाता है इधर और फिर इधर। कहते हैं कि वापस निशाना लगाया और जयमल के पेट में, स्टमक में क्या लगी, गोली लगी। अब जयमल लड़ने की स्थिति में नहीं, भैरवपोल पर युद्ध कर रहा है जयमल। जयमल बोला कि भाई कल्ला, अब मामला बिगड़ गया, तू अब यहीं छोड़ दे मेरे को, क्योंकि तू भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ सही तरह से। भैरवपोल से पीठ लगाकर रख दिया गया किसको, जयमल को। कल्ला फ्री हो गया है, पूरे दोनों हाथों में तलवार है। अब चाचा का स्कोर भी पूरा करना है, लेकिन चाचा का जो बचा हुआ स्कोर है, चाचा भी मरा नहीं है, 2 गोलियां लग चुकी हैं, अंतिम टाइम चल रहा है जयमल का। और किसी मुगल सैनिक की हिम्मत नहीं हो रही कि जो जयमल के पास आ जाए। वो जमीन में पड़े पड़े देख रहा है, कोई पास से निकल रहा है, बोलो जितने लोग मार सकता है ना उतने लोग मार रहा है। इधर फत्ता सिसोदिया ने लाशों के ढेर लगा रखे हैं, और ये सामान्य प्रभावित नहीं होगा खबर, आप देखना आगे। कहते हैं कि कल्ला फ्री हो गया है भाई साहब, कल्ला 200-250 आदमियों ने घेर रखा है और कल्ला लाशों के ढेर लगा रहा है, अकेला जूझ रहा है। कल्ला को पता था कि राजपूत योद्धा है ना, उनके दिमाग में एक माइंड सेट था कि राजपूत कभी पीछे से बाहर, तो उसको ये थोड़ी पता था कि मुगल कसम खाकर नहीं आए। वो तो अपनी तरह ही था कि पीछे से बाहर नहीं करते राजपूत लोग। वो भयंकर युद्ध लड़ रहा है कल्ला, और कल्ला ने लाशों के ढेर लगा दिए। कल्ला को लेकर तो अकबर की टेंशन है, बोला यार इसको सल्टाया तो ये आ गया। एक मुगल सैनिक ने पीछे से गर्दन काट दी किसकी, कल्ला की। खोपड़ी कटकर भैरवपोल पर गिरी है, धड़ इधर गिरा है। भाई साहब खुशी की लहर दौड़ गई है मुगल खेमे में। खोपड़ी इधर है, शरीर इधर है। कल्ला का प्रॉमिस था कि वापस आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कल्ला का धड़ खड़ा हो गया, और धुआंधार युद्ध शुरू किसके द्वारा, धड़ के द्वारा। अब कैसे, अब क्या करे, टेंशन, अकबर टेंशन में, खोपड़ी काटने के बाद भी शुरू। यही तो राजपूतों का भय था। आप देखेंगे तो भयंकर युद्ध लड़ रहा है, धड़ जो सामने आ रहा है उसको सल्टा रहा है। भाई साहब उसका इतना भय, आप सोचो गले से ब्लड निकल रहा है लगातार, और कल्ला का धड़ युद्ध कर रहा है, गजब का मामला है। कहते हैं कि इतने भयभीत हो गए थे मुगल, रास्ता छोड़ने लग गए। उनको समझ में आ गया था इस धड़ को कहीं जाना है। सोचो खोपड़ी इधर है और धड़ युद्ध कर रहा है भयंकर, और उनको समझ में आ गया जाना है। आप सोचो बिना खोपड़ी का आदमी तुम्हारे बीच में आया और तुमसे हाथ में लाए, एक आध तो बेहोशी हो जाएगा। वही उनमें भय फैल गया, और कहते हैं कि कल्ला जी का धड़ भटकते भटकते रनेला पहुंचा। प्रॉमिस था, शेषनाग का अवतार कहते हैं कल्ला जी को। कल्ला जी रनेला पहुंचे, और जैसे ही कृष्णा कंवर ने उनको देखा, जैसे ही हाथ लगाया, प्रॉमिस पूरा हो गया था। शरीर से जान निकल गई थी किसके से, कल्ला, और उसी शरीर के साथ कृष्णा कंवर सती हुई है। इसीलिए कल्ला जी राठौड़ की जो प्रमुख पीठ है वो रनेला सिरोही में है। राजस्थान के लोक देवता के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए, और अकबर इनकी वीरता पर इतना मंत्रमुग्ध हो गया है जयमल फत्ता को देख करके, यार दल विपक्षी दल के योद्धा हो या अपने दल के, मैंने इन जैसे योद्धा नहीं देखे यार। आगरा के लाल किले के बाहर, दिल्ली वाला तो बाद में साझा बनवाएगा, अभी आगरा में लाल किला है, आगरा के लाल किले के बाहर, अपने घर के बाहर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति स्थापित करवाई। किसने, जयमल और फत्ता ने, सॉरी अकबर ने। जयमल फत्ता की गजारूढ़ मतलब हाथी पर बैठे हुए की। और आपको पता है ऐसी ही मूर्तियां राजस्थान में जूनागढ़ किले के बाहर स्थित है, जो किसने लगवाई है, राय सिंह ने। क्योंकि मूर्तियां तोड़वा दी थी आगरा वाली किसने,
औरंगजेब ने। किसने तुड़वा दी थी? और फिर उन मूर्तियों को कहां पर लाया?